नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। चलिए, कॉलर शो है तो आपको सवाल पूछने का तरीका भी बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल आएंगे इस शो में हम अगले आधे घंटे तक सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, लेकिन आज सबसे पहले बात होगी कच्चे तेल को लेकर। जिस तरह से ओपेक प्लस की बैठक चल रही है और कुछ ही देर में इस बात का फैसला हो जाएगा अगले कुछ घंटे में कि ओपेक क्या डिसीजन लेता है। ओपेक भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि जिस तरह से यूएस का प्रेशर है कि उत्पादन बढ़ाने को लेकर और ओमिक्रॉन का प्रेशर है कि सप्लाई गलत ना तैयार हो जाए, तो ये दोनों तरह की चिंता यूएस के लिए होता है। ऐसे में क्या डिसीजन यूएस ओपेक प्लस ले सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आर.एस. शर्मा जी हैं, जो पूर्व चेयरमैन है ओएनजीसी के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है ओपेक प्लस क्या फैसला कर सकता है आज? आपका सेंस क्या कह रहा है? देखिए, इस वक्त जो सेंटीमेंट है वो तो नेगेटिव है क्रूड ऑयल के लिए। आज थोड़ा बड़ा जरूर है, पर जैसे इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है यूएस में और ओमिक्रॉन का जिस हिसाब से इसका काफी जो इसके दहशत के जैसे हालात हो गए हैं दुनिया में, और कई कंट्रीज ने अपनी ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, फ्लाइट्स बैन कर दी हैं, तो एनर्जी कंजम्पशन कम हो रही है। तो सेंटीमेंट्स के हिसाब से तो जो है ये कि अभी जो डिमांड में अभी तेजी अभी नहीं आएगी, कमी आएगी। उस हिसाब से तो जो है दाम अभी कम होने चाहिए। और ओपेक अभी जो हर महीने जो 400,000 मिलियन बैरल का जो प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस हालात में और प्रोडक्शन बढ़ाने की वो तरफ कोई उनका कदम होगा। तो मुझे तो लगता है कि आज की मीटिंग में यही होगा कि इस महीने इसको ऐसे ही रखा जाए। जी जी। और वैसे भी जो यूएस ने जो डिसीजन लिया कि हम अपना इन्वेंट्री लेवल रिलीज करेंगे, वो तो सेंटिमेंटल वैल्यू है उसकी। एक दिन टोटल दुनिया की कंजम्पशन तकरीबन 97-90 मिलियन बैरल पर डे की होती है। यूएस एक बार में 50 मिलियन बैरल रिलीज कर देगा, इंडिया 5 मिलियन रिलीज कर देगा। वो तो वन टाइम मेजर हुआ, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला इस चीज पे नहीं है। ओके, तो अभी जी कहिए सर। देखते हैं क्या ओपेक प्लस में आज मीटिंग में होता है फैसला। पर मेरे हिसाब से फैसला जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के हक में भी नहीं होगा और अभी वो प्रोडक्शन कम भी नहीं करेंगे। तो यही है कि वो हो सकता है कि ओपेक प्लस अगली मीटिंग जल्दी कॉल करके वो जो इसके बारे में जो भी डिसीजन है उसको डेफर कर दें। ओके, बिल्कुल सही आपका अनुमान है सर। और ओपेक प्लस का फोरकास्ट भी है कि अगले फर्स्ट क्वार्टर जो हम 2022 का जाएंगे तो उस समय तक 30 लाख बैरल रोजाना का सरप्लस होगा। और जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर कुछ पाबंदियां भी बढ़ी हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कम हो गए हैं, तो सरप्लस आना तय है। तो इस वजह से यही उम्मीद अब तक की जा रही है, जितने भी बड़े एक्सपर्ट है यही उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार कुछ स्टेटस क्यू रखे और आगे जाके फिर अगली बैठक में इस बात को फैसला ले। सर, लेकिन इराक ने कहा है कि ओपेक प्लस को से उम्मीद है कि वो अपने जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको एक्सटेंड करे। क्या इराक की बात को अगर सुना जाए तो ऐसा तो लग रहा है कि ओपेक वापस से वही फैसले को बरकरार रख सकता है, 4 लाख बैरल रोजाना एडिशनल जो बढ़ोतरी हो रही है उसको? तो मुझे लगता है कि ओपेक के हित में नहीं होगा, क्योंकि उससे जो क्रूड के दाम में जो गिरावट एकदम से आई थी, जो कि आपने बताया कि आज वो उसमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो वो गिरावट जो है और तेजी से नीचे आ सकती है। ओके, चलिए, तो अब देखने वाली बात होगी बैठक में क्या निकल कर आता है। शुक्रिया शर्मा जी, वापस से आपसे बात करेंगे कि किस तरह के फैसले आते हैं। चलिए, वायदा बाजार पर अगर नजर डालें तो कच्चे तेल में आज तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में तो 2% तक की ज्यादा की तेजी लग रही है। बाजार यही उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार कोई फैसला नहीं लेगा और इस वजह से ही यहां पर तेजी दिख रही है। डोमेस्टिक मार्केट में हालांकि तेजी कम है, लेकिन ब्रेंट और WTI क्रूड में 2% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। हमारे साथ रवि देवरा भी है कुंवरजी ग्रुप से और जाने माने एग्री एक्सपर्ट वीरेश हिरेमत भी है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। रवि, आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल की तेजी ये बरकरार रहेगी या आपको लग रहा है
ओपेक प्लस के फैसले के बाद वापस से यहां पर दबाव बनेगा, फिर से ब्रेंट 70 के नीचे आएगा? जी, आपने काफी अच्छा एनालिसिस किया जो आगे बात की, क्योंकि बेसिकली पैरामीटर यही है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि जो भी फैसला होगा वो आइदर साइड वो डिसीजन है वो ओपेक के लिए ही नेगेटिव रहेगा। तो आई थिंक वो नरवा कुंजरवा जैसी स्थिति रहेगी उसके लिए, और जो भी अभी स्टेटस को रख के शायद ये हिंट भी दे सकते हैं। आई थिंक उसमें ज्यादातर आपको फोकस करना है जो ओपेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें वो डिमांड आउटलुक को लेके, ओमाइक्रॉन वायरस को लेके एज वेल एज देखे तो नियर टर्म सप्लाई को लेके उसका क्या कमेंट आता है, वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहेगा। शायद 1-2 महीने के लिए ये डिसीजन में कुछ बदलाव ना हो, क्योंकि धीरे धीरे पहले 2 कंट्री में था, बाद में 27 हुआ, अभी 30 के ऊपर ये टोल गया है। तो आई थिंक धीरे धीरे ये स्प्रेड बढ़ रहा है, बट प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए सारे जो कंट्रीज है उन्होंने पहले से अपने बॉर्डर सील किया, या एविएशन में भी काफी स्ट्रिक्ट उन्होंने पहले से ही एक्शन लिया है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म डिमांड को लेके थोड़ा कंसर्न है। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि 71 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी है ब्रांड को ये फंडामेंटल पे, तो सेल ऑन राइस का ही स्ट्रेटेजी बनेगा। आई थिंक ओपेक के डिसीजन के बाद जो भी उछाल आता है वो एक बेचने का मौका रहेगा। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो डोमेस्टिक प्राइसेस में 5100 के करीब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर कोई भी फैसले के बाद उछाल आता है 5100 के करीब, तो वहां पे सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी रखें। जब तक क्रूड डोमेस्टिक प्राइसेस 5240 के ऊपर क्लोज नहीं होता, ट्रेंड वीक है। शॉर्ट टर्म में फिर से 4900 तक के लेवल्स दिखने चाहिए, और डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें तो वहां पे 68 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मेजरली प्राइस इन है, जो भी रिसेंट मार्केट के फंडामेंटल्स है, बट आगे अगर डिमांड कोई आउटलुक को लेकर कोई कंसर्न्स आए तो प्राइसेस में एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। आगे प्राइसेस में प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। अगर ओपेक प्लस के फैसले के बाद भी अगर ओपेक उत्पादन बढ़ोतरी के फैसले को अभी फिलहाल के लिए टालता भी है, तो भी अगर तेजी आती है तो उस तेजी में आपको बेचने का ही मौका देखना चाहिए। हमारे साथ वीरेश हिरमत भी है। वीरेश जी, क्या लग रहा है ओपेक प्लस का आज क्या डिसीजन हो सकता है? आपका सेंस क्या कह रहा है, और कब तक ये फैसला आने की उम्मीद है शाम में? देखिए, शाम का 8 बजे तक ये फैसला आने का उम्मीद कर सकते हैं हमने। जी जी। क्योंकि पहले उन्होंने मंगलवार को मीट करने वाले थे। कुछ तकनीकी कारण से उन्होंने आज के लिए पोस्टपोन कर दिया है। ओवरऑल मार्केट फोकस्ड है ओपेक के डिसीजन के ऊपर, क्योंकि पिछले अगस्त से उन्होंने हर दिन 4 लाख बैरल का प्रोडक्शन बढ़ोतरी किया है। अभी जो भी बढ़ोतरी का जो कंटिन्यू करेगा उसका इम्पैक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ से दूसरा जो कंज्यूमर कंट्रीज है जैसे यूएस हो गया, चाइना, इंडिया, जापान, जो भी है ना, उनका कहना है कि मार्केट में जो रिसेंट रैली हुआ है पेट्रोल और डीजल में, उनमें उनसे इन्फ्लेशन बढ़ने का आशंका है। उसके चलते उन्होंने स्ट्रेटेजिक पेट्रोल डीजल में है वहां से कच्चा तेल या पेट्रोल डीजल यूज करने का तय किया है, डिसाइड किया। उसके चलते कहीं ना कहीं मार्केट में एक सप्लाई प्रेशर बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ ओमिक्रॉन का कारण मार्केट में एक डिमांड कंसर्न में फिर से एक उठ के आ रहा है। इसके चलते हमें लगता है मार्केट ओवर में दबाव में रहेगा। जैसे दूसरा एक्सपर्ट कहा है कि ये 70 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इंडियन मार्केट में देखा तो हमें लगता है फिर से मार्केट 4850 या 4900 लेवल देखने को मिल सकता है आज का दिन में, या कल का ट्रेडिंग सेशन के लिए देखना है तो 5100 टू 5150 का लेवल, जो भी लेवल मिलेगा वहां पे बेच करके चलना चाहिए। इंट्राडे के लिए हमारा टारगेट रहेगा 4950 और दूसरा टारगेट रहेगा 4950 का, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अराउंड 5180 या 5200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इंट्राडे में भी बेच के ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, यानी बेच कर ही जो अगर तेजी जो आई है, और आगे भी अगर बैठक के बाद जो फैसले होंगे उसके बाद जो तेजी आएगी उसमें भी आपको बेच कर ही जाना चाहिए, ऐसा मानना ही दोनों ही जानकारों का। चलिए कुछ और काउंटर्स पर नज़र डाल लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो आज यहाँ पर दबाव दिख रहा है। क्या करना चाहिए वीरेश जी आज गोल्ड और सिल्वर में? जैसे इंटरनेशनल मार्केट की बात की है तो अराउंड 1800 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था पिछले महीने में। मार्केट उसके ब्रेक करके नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। फिर से एक ग्लोबल कंसर्न जरूर है। ऐसा सिचुएशन में गोल्ड में एक इन्फ्लेशन हेज का व्यू आना चाहिए, बट वो नहीं आ रहा है। मार्केट में एक दबाव में है। इंट्राडे के लिए हमारा एक सलाह रहेगा बेच करके जो ट्रेडिंग करना चाहिए यहाँ पे दोनों को, सोना और चांदी में। सोना में अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगा, बेचने का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगा 47,700 के लेवल में।
टारगेट रहेगा 47,500 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 47,800 लेवल्स का। जैसे हमने सिल्वर की बात की है तो सिल्वर में बिकवाली का सलाह रहेगा अराउंड 61,300 लेवल में 60,900 का टारगेट के लिए और 61,500 का स्टॉप लॉस के साथ इंटरडे में ट्रेडिंग सेशन के लिए दोनों में एक बिकवाली का व्यू बनता है। तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर वीरेश जी का। चलिए एक सवाल आया है, प्रशांत है सांगली से, ये जानना चाह रहा है कि चांदी का बॉटम प्राइस क्या होगा, क्या निचला लेवल हो सकता है। रवि क्या लगता है आपको, कहाँ तक चांदी जा सकती है नीचे की तरफ, और निचला लेवल जो भी निचले लेवल पे ये चाह रहे हैं एंट्री करना, तो क्या बॉटम प्राइस कहाँ से बॉटम आउट होगा चांदी? डेफिनेटली जैसे आगे बात हुई, आई थिंक उसमें प्रॉब्लम क्या है, गोल्ड सिल्वर में दोनों में इन्फ्लेशन हेज एंड एक सेफ हेवन का डिमांड आता है। बट अगर आप एसपीडीआर का होल्डिंग देखे और सिल्वर का देखे या गोल्ड का, वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग मोड पे है। मींस कि जो भी हेजर्स है या जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स है वो अभी गोल्ड सिल्वर से अपना पोजीशन हेज नहीं कर रहे। जो इक्विटीज में प्रॉफिट बुकिंग है वो बॉन्ड्स में जा रहा है या बिटकॉइन में जा रहा है, बट गोल्ड में या सिल्वर में अभी भी वो पैसा लग नहीं रहा। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। सिमिलर वे में अगर देखें तो जो टेपरिंग से पैसा वापस भी खींच रहा है, फेडरल रिजर्व हो या बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, वो भी एक नेगेटिव न्यूज हम मान सकते हैं इसके लिए। तो आई थिंक सिल्वर आपको टाइम करेक्शन ज्यादा रहेगा यहाँ से। प्राइस करेक्शन मेरे उम्मीद से मैक्स टू मैक्स 59,800 से 60,000 के बिटवीन मुझे लग रहा है कि ये बॉटम बना सकता है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बट ये अट्रैक्टिव लेवल बन जाएगा। 59,200 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग डिप्स वहां पे कर सकते हो लेवल पे। मेरा मानना है कि सिल्वर आपको एक क्वार्टर में 65,800 तक के या 66,000 तक के लेवल्स दे सकता है। तो अगर आपका होल्डिंग कैपेसिटी एंड 3 महीने तक रुक सकते हैं तो ये लेवल अट्रैक्टिव है, वो बॉटम का लेवल आप मान सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है चांदी को लेकर। चलिए विवेक कुमार हैं बिहार से, इन्होंने चांदी 5 लॉट लॉन्ग कर रखी है, 62,500 रुपये का इनका औसत प्राइस है। क्या करना चाहिए वीरेश जी इनको? देखिए जैसे रवि जी ने बता रहा था, अभी मार्केट एक करेक्शन मोड में है। 59,800 या 60,000 का लेवल रहेगा। वहां तक एक बार वेट कर लीजिए, वहां पे एक एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा क्योंकि वो एक बॉटम आउट है। टेक्निकली भी मार्केट वहां से सपोर्ट लेने का उम्मीद कर सकते हैं। वहां पे फिर से एक लॉट ऐड करके एवरेजिंग कर सकते हैं ओवरऑल मार्केट। और एक जो मार्च एक्सपायरी है, मार्च तक मार्केट फिर से अराउंड 63,000-64,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये व्यू है चांदी को लेकर। अब संतोष जी हैं मुंबई से, अब इनका सवाल भी यही है कि सोना नीचे की तरफ कितना आ सकता है जहां से एंट्री करने लायक एक बढ़िया मौका होगा। रवि जी क्या लग रहा है, किस लेवल पे इनको एंट्री करने चाहिए, खरीदारी करना चाहते हैं? अगर आप पोर्टफोलियो आपका ऑलरेडी दूसरा इन्वेस्टमेंट अगर अदर असेट्स में है और आप इसको हेजिंग पर्पस से बाय करना चाहते हैं, आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो आई थिंक उसमें आपको 46,800 से 46,500 के करीब ट्राई करनी चाहिए बाइंग के लिए। थोड़ा वेट करें, आई थिंक जो 1 से 2 इवेंट है वो थोड़ा कंप्लीट होने दे। साथ में जो एक नेगेटिव स्प्रेड क्या बन रहा है कि रुपी है वो भी स्ट्रांग है और डॉलर भी स्ट्रांग है। ये सिनेरियो ऑलवेज बुलियन के लिए नेगेटिव रहता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बढ़ने से गोल्ड है वो गिरता है, डोमेस्टिक मार्केट में ये सस्ता रहता है क्योंकि रुपये भी स्ट्रांग है। आई थिंक ये दोनों जो फंडामेंटल्स है, इस हिसाब से लग रहा है कि मुझे यहाँ से कम 1000 पॉइंट के करेक्शन का आप होल्ड कर सकते हैं। 46,500 के करीब मिलता है तो वहां पे आप बॉटम गिन के उसको बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यही साल में ये 51,000 का लेवल क्रॉस करना चाहिए, बट आपका कैपेसिटी एक साल तक होगा। तो इसके पहले भी टारगेट आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 साल रुकना पड़े, बट कम से कम अभी आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए कि 1 साल तक रुके। मुझे लग रहा है कि आउटलुक ब्राइटर है। जैसे ये फेड का टेपरिंग खत्म होगा, जैसे थोड़े फंडामेंटल स्टेबल हो गए, बाद में इन्फ्लेशन का एक मेजर प्रॉब्लम होगा। अगर गवर्नमेंट या ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल लीडर्स इन्फ्लेशन को टैप करने का ट्राई करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो गए। तो मुझे लग रहा है कि वो जो स्प्रेड आएगा, वो जो सिचुएशन आएगी, वो शायद आपको फरवरी मार्च में दिखेगी। उसके बाद एक अच्छा रैली गोल्ड में दिखना चाहिए। तो होल्डिंग पीरियड अच्छा है तो आई थिंक 51-52,000 के लेवल भी इस साल में गोल्ड दिला सकता है। ओके, यानी अगर होल्डिंग पीरियड अच्छा है तो आपको 51-52,000 के भी लेवल गोल्ड में आने वाले समय में देख सकते हैं। अगर बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर जिंक में आज तेजी दिख रही है और बाकी काउंटर्स पर दबाव है। कॉपर और जिंक हल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, आधे से 1% तक की तेजी है। जिंक अब फिलहाल 270 के ऊपर है। वीरेश जी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे जिंक में?
इनका जो भी आज का तेजी है, मेरे को लगता है एक सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि पूरा बेस मेटल मार्केट एक दबाव में है। उसके लिए कारण यह है कि जो ग्लोबल डिमांड कंसर्न फिर से आ रहा है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वायरस, उसके चलते मेटल मार्केट में और भी दबाव रह सकता है। इंट्राडे में मार्केट एक अराउंड 272 या 27150 27152 272 का लेवल में बिकवाली करके जा सकते हैं 268 का टारगेट के लिए, और 273 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है। और ये खबर भी आ रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 व्यक्तियों में संक्रमण यहाँ पर भी पाए गए हैं, हिंदुस्तान में भी। कर्नाटक में ऐसे 2 केसेस मिले हैं। उनकी उम्र है 66 साल और 46 साल। 2 ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो संक्रमित हुए हैं इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से। तो क्या गोल्ड में अब यहाँ से तेजी धीरे धीरे बढ़ी कि क्या, क्योंकि धीरे धीरे हर देश में इसका संक्रमण फैल रहा है? क्या लग रहा है रवि जी आपको? नहीं, डेफिनेटली जो मैंने आगे भी बात किया कि ये एक स्प्रेड है जिसमें गलत टाइम हुआ फेडरल रिजर्व का जो टेपरिंग स्टार्ट किया, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का किसी को पता नहीं था, ना तो फेड को पता था ना किसी को पता था। तो इस हिसाब से जो फेड ने टेपरिंग का डिसीजन लिया या बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो टेपरिंग का डिसीजन लिया या पॉलिसी टाइटनिंग का डिसीजन लिया, वो उसके बाद ओमिक्रॉन का एक खतरा अभी मार्केट में आया है। मुझे लग रहा है कि स्प्रेड काफी नेगेटिव होगा। ओमिक्रॉन अगर ये वायरस इतना माइल्ड है, ऐसा साउथ अफ्रीका से भी न्यूज आया, स्प्रेड तो सब जगह होना है, कितने भी मेजर्स ले ले। क्योंकि उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका से कोई दुबई गया और दुबई से इंडिया आया तो वो ट्रेसेबल नहीं है। आई थिंक बेसिकली ये स्प्रेड होगा और उसका भी एक इम्पैक्ट आपको आगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गोल्ड की प्राइसेस में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन टैप करने के लिए जो भी हम मेजर्स ले रहे हैं, लाइक हम ओपेक एंड नॉन ओपेक के बिटवीन जो अभी पहले ऐसा था कि ईरान एंड यूएस के बिटवीन कुछ वार्तालाप होगी, ये भी अभी डिले हो गई क्योंकि अभी जो यूएस ने सप्लाई रिलीज की तो वो ओपेक के अगेंस्ट गया। तो आई थिंक ऐसे भी कुछ कंसर्न्स निकल के आ सकते हैं बिटवीन द यूएस एंड ओपेक नेशंस। तो आई थिंक ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव चीज है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि सेफ हेवन डिमांड निकलेगी। अगर एसपीडीआर होल्डिंग 1020 टन के ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी रैली गोल्ड में दिखनी चाहिए। जब तक ये 1000 के नीचे है तब तक शायद थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज आपको फेस करना पड़े। ओके, बस ताज़ा खबर यही है कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केसेस मिले हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। तो दोनों संक्रमित व्यक्तियों को क्वारंटीन किया जा चुका है। चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। शुगर को लेकर एक अहम अपडेट ये है कि ग्लोबल शुगर सप्लाई में कमी की संभावना जताई जा रही है, और ऐसा इसलिए है कि इंडिया में एथेनॉल पर फोकस बढ़ने से ग्लोबल सप्लाई कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे शुगर प्रोडक्शन कम होगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर अगर फोकस होगा तो हम उधर डाइवर्ट करेंगे शुगर को, तो फिर यहाँ पर प्रोडक्शन कम होगा और तो इससे ग्लोबल सप्लाई कम होगी। दूसरी खबर यह भी है कि ब्राजील में कम उत्पादन भी रहने की संभावना है। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ एस्ट्रा के चेयरमैन है प्रफुल्ल विठलानी, जो ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, अगर ग्लोबल सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बेहतर होंगे और इंडियन मिलर्स के पास एक अच्छा मौका होगा ऊपर के भाव पर बेचने को, या अच्छा एक्सपोर्ट होगा इस साल? हाँ जी, ये ऐसा है कि करीबन 30 लाख टन के तो सौदे अभी हो भी गए हैं, और इस तरह से जो मार्केट यूएस की रो शुगर की जो मार्केट है नाई बोर्ड पे, जो ऊपर में 21 सेंट तक गई थी, जो 1860 पे कल बंद हुई थी। तो ये थोड़े करेक्शंस का मैटर है, पर ये रेट में तो कोई हम हिंदुस्तान से बेचने वाले नहीं है। पर हाँ, ऑलरेडी हमारे पास दिसंबर एंड की शिपमेंट तक के तो सब सौदे हो चुके हैं। तो अभी जनवरी फरवरी शिपमेंट के लिए कुछ हमारे पास अवेलेबिलिटी है। कोई 50-60 लाख टन हम लोग कर सकते हैं, जिसमें से 30 लाख टन के तो बिजनेस हो गए हैं, और हम लोग 50 के ऊपर का बिजनेस करेंगे नहीं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि जो इथेनॉल में जो चीनी जा रही है, जो इथेनॉल के प्लांटेशंस जो है तो चालू करने के लिए जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है शुगर मिलों ने और सबने, तो पहले तो गन्ना वहीं पे जाएगा और फिर गन्ने का उत्पादन जो है वो शुगर के लिए यूज किया जाएगा। इस हिसाब से जो बात आप कह रहे हो वो बात सही है कि डाइवर्जन टू इथेनॉल जो रहता है वो उसकी वजह से शुगर का प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है।
जहां तक वर्ल्ड में है तो ब्राजील में भी जो हुआ था बारिश का, अगर ये टेम्पररी फिनोमिना है 2-4 दिन के लिए, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक का भी शुगर का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ है लास्ट 2 दिन में। जो प्रोडक्शन चल रहा था वो बारिश की वजह से बंद हो गया है और वापस वो 2-3 दिन के बाद चालू हो जाएगा। ओके। तो यही हाल ब्राजील में हुई थी, जिसकी वजह से ब्राजील भी प्रोडक्शन नीचे आया 32-33 के आसपास, जबकि वहां पे होना था 38 मिलियन टन। अगर इस तरह से बारिश का अगर कोई ज्यादा नहीं आता है तो हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो ये वापस और दिक्कत का काम बन सकता है। ओके सर, एक और खबर आ रही है इस्मा की, अभी जो खबर आई है इस्मा की तरफ से कि भारत में चीनी का उत्पादन जो मौजूदा करेंट सीजन है उस पहले 2 महीने में 10% बढ़ा है और 47 लाख टन के ऊपर पहुंच गया है। और जो अब तक शुगर एक्सपोर्ट को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट हुए, आपने भी बताया कि 30 लाख टन के आसपास, इनका अपडेटेड फिगर अभी आया है, ये 35 लाख टन तक शुगर एक्सपोर्ट का करार हो चुका है। कितना शुगर एक्सपोर्ट पूरे सीजन में आप उम्मीद कर रहे हैं? मैं जैसे आपको बताया कि ये 50 लाख टन के ऊपर की मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी नहीं जाने देगी। अभी तो 60 बोल रहे हैं जी जी, पर ये ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 का रेंज आप पकड़ लीजिए कि जहाँ पे भी एक्सपोर्ट हुए हो। एक्सपोर्ट जो अभी चीनी जो है, अगर एशियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, इन लोगों को अगर कहीं से इंपोर्ट करनी है तो वो इंडिया इज द ओनली प्लेस वेयर दे कैन इंपोर्ट। तो हमारे पास जितना शुगर एक्सपोर्ट करना है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आराम से हो जाएगा। जो अभी प्रोडक्शन ज्यादा के फिगर्स आ रहे हैं जी, इसमें महाराष्ट्र में करीबन 10% मिल्स ज्यादा उत्पादन के लिए गई हुई है। और कहीं पे यूटिलाइज ये जो कैपेसिटी है, क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ी हुई है, उस वजह से ये मंथ टू मंथ ज्यादा प्रोडक्शन के फिगर आए रहे, ये हमें प्राथमिक दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रोडक्शन बढ़ जाने वाला है। सर, तो प्राइसेस क्या लग रहा है? डोमेस्टिक प्राइसेस कैसे रहेंगे, क्या बढ़ेंगे दाम? डोमेस्टिक प्राइसेस जो है वो 3200 से 3300 की रेंज रहेगी महाराष्ट्र के लिए, और यूपी के लिए करीबन आप समझिए 35 से लेके 36.5 ये प्राइस रहेंगे। शुक्रिया विठलानी जी, तमाम फैक्टर्स बताने के लिए। प्राइसेस कैसे रहेंगे, एक्सपोर्ट के आंकड़े किस तरह के रह सकते हैं और ग्लोबली क्या स्थिति है, पूरा आउटलुक शुगर सेक्टर का समझाने के लिए। चलिए, एग्री सेक्टर की बात हो रही तो ग्वार पर नजर डाले, जहां पर आज बिकवाली दिख रही है। वीरेश जी, क्या लग रहा है ग्वार सीड और ग्वार गम? एक तो क्रूड का भी फैक्टर है जो दबाव बना है, और अब आपको ये प्राइसेस कहां तक जाते नीचे की तरफ दिख रहे हैं? ग्वार सीड की बात की है तो ग्वार सीड का क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे है। मार्केट 5670 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इसके साथ साथ हार्वेस्टिंग भी चल रहा है। मार्केट में एक सप्लाई भी बढ़त देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ से क्रूड का भी एक दबाव है। इस सब चलते हुए हमें लगता है मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है 5500 का लेवल आज या कल का ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं ग्वार सीड में। जैसे हमने ग्वार गम के बारे में बात की है तो ग्वार को में भी एक दबाव बन सकते हैं। 9800 to 9900 का एक लेवल आने वाला दिन में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ग्वार कॉम्प्लेक्स मेरे को एक डाउनवर्ड लग रहा है। चलिए, अब एग्री में ही कॉटन केक और कैस्टर, रवि, इन दोनों पर आपकी कॉल क्या होगी आज के लिए? कॉटन केक में मुझे लग रहा है कि जो पूरा आज डवी से पूरा रेड आज का ट्रेडिंग स्क्रीन है, उसमें एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी मुझे कोकुड में दिख रहे। वहां पे फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, सीजनलिटी का पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट ऑफ दिस हेडविंड्स इन कॉटन प्राइसेस वहां पे एक रैली दिखनी चाहिए। 2680 के करीब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चले कपास खाली का। 2770 का मेरा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट रहेगा। 2635 का एक स्टॉप लॉस लगा है। सिमिलर वे में कैस्टर, जो अभी कैस्टर ऑयल का अभी जो प्राइसेस है उसमें काफी हद तक हायर एक्सपोर्ट के हिसाब से कैस्टर में प्राइसेस अच्छे आए थे, बट जो रिसेंटली ओमाइक्रॉन का प्रॉब्लम चल रहा है तो आई थिंक वो एक नेगेटिव फैक्टर है एक्सपोर्ट डिमांड के लिए।
तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक मुनाफा वसूली का प्रेशर दिख सकता है। 6500 के करीब सेल करके चले कैस्टर में। डाउन साइड टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6390 का। स्टॉप लॉस आज 6560 का लगा है, तो मुझे लग रहा है कि कपास कली में बाय करके वही कैस्टर में सेल करके ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, यानी 2 कॉल एग्री में रवि की तरफ से आई है। कॉटन केक खरीदना है 2680 पे, 2770 2770 का टारगेट दिया है और स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर 2635 का। कैस्टर बेच कर जाना है 6500 रुपये पे, टारगेट है 6390 रुपये का। 6560 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। शुक्रिया रवि जी आपका, वीरेश जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा मनी मन। नमस्कार।